नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल MRM क्लासेस जयपुर पर। उम्मीद है विद्यार्थियों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। पिछले कक्षा में जो है विद्यार्थियों हम लोगों ने पढ़ा था रावल रतन सिंह के बारे में। रावल रतन सिंह के बारे में हम लोगों ने युद्ध के कारण पढ़े थे। मुख्यतः रावल रतन सिंह के समय पर हम लोग यही पढ़ते हैं कि चित्तौड़ का जो है अपना प्रथम साका हुआ था इनके टाइम में, और इनका टाइम पीरियड था 1301 से लेके 1303 तक का टाइम पीरियड। पिछले कक्षा में हम लोगों ने जो है उसके कारणों के बारे में बात कर ली थी। आज जो है साका के बाद में क्या हुआ था उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो साका क्या होता है। चित्तौड़ का दूसरा साका, इनके प्रथम साका हुआ था इनके टाइम पे। चित्तौड़ का प्रथम साका, और ये हुआ था 25 अगस्त 1303 को। ये जो तारीख थी वो चित्तौड़ के इतिहास के अंदर हमेशा के लिए दर्ज हो गई थी। अब सबसे पहले सवाल आता है साका क्या होता है। ये जो साका है वो होता क्या है। तो साका विद्यार्थियों इसके अंदर दो तरीके होते हैं। एक तो होता है केसरिया करना और एक होता है जोहर करना। क्या होता है, एक तो केसरिया, एक होता है केसरिया और दूसरा होता है जोहर। क्या होता है, जोहर। इसके अंदर दोनों में अलग अलग व्यक्ति करते हैं। केसरिया जो होता है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है और जोहर जो होता है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। सबसे पहली बात आती है कि केसरिया वैसे होता है क्या है, पुरुषों द्वारा क्या किया जाता है। देखो, जब भी कभी युद्ध के जो अपने किला हो उसके बाहर गेट पे सेनाएं आके खड़ी हो जाए, किले को चारों तरफ से घेर लेती थी सेनाएं। जब किले के अंदर दुर्ग के अंदर जो है सामग्री खत्म होने लग जाती थी खाने पीने की, तब फाइनली जाके राजपूत राजाओं को एहसास होता था कि अब हम लोग को युद्ध करना ही पड़ेगा। तो राजपूत राजा जो है, पहले राजपूतों की जो महिलाएं थी वो स्वयं को जोहर कर लेती थी, अग्नि के हवाले कर देती थी, स्वयं अग्नि स्नान कर लेती थी। उस विधि को तो कहते हैं हम लोग जोहर। और उसके बाद में गेट खोलकर राजपूत जो योद्धा थे वो अपने पीले वस्त्र धारण करके केसरिया रंग के वस्त्र धारण करके युद्ध करने जाते थे। अब देखो, इनके बीवी बच्चे सब मारे जा चुके हैं, जोहर कर चुके हैं, तो फिर इनका एक ही उद्देश्य रहता था कि वो जितना हो सके उससे ज्यादा मारने का प्रयास करें। इससे वो रुकना नहीं चाहते थे। अब उनके जीवन का कोई महत्व ही नहीं रहा है। जब उनके बीवी बच्चे मर गए हैं तो अब वो ज्यादा से ज्यादा सामने वाले दुश्मन के डेरे को मारना चाहते थे। जब दुश्मन की सेनाएं बड़ी होती थी तब ये जो है साका की विधि उपयोग में ली जाती है। पहली बार 25 अगस्त 1303 को चित्तौड़ के इतिहास में साका हुआ था, और इस बार चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। इसने उस समय 25 अगस्त 1303 को आक्रमण किया था। पिछली वाली कक्षा में हम लोगों ने इनके कारणों पर भी बात कर ली थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया था। आज जो है हम लोग अब आगे बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को आक्रमण करने के बाद में, जीतने के बाद में आगे क्या किया था। सबसे पहला कि केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ था, तो केसरिया, पहला जो केसरिया था वो रावल रतन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। रावल रतन सिंह किसी एक हेड के नेतृत्व में किया जाता है। सारे पुरुषों ने केसरिया धारण किया। और महिलाओं ने किसके नेतृत्व में जोहर किया था, तो वो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जो है ये जोहर किया गया था। अब दूसरा सवाल आता है, पुनः मैं हर बार कह रहा हूं, परिणाम क्या निकले। देखो, 25 अगस्त 1303 को जैसे युद्ध समाप्त हुआ, अलाउद्दीन खिलजी किले के अंदर घुसता है, और किले के अंदर घुसते ही वह बंदा बौखला जाता है, क्योंकि वह देखता है किले के अंदर एक भी महिला नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं बचा है। सारे जो लोग हैं योद्धा वो युद्ध भूमि में काम आ चुके हैं, और जो महिलाएं थी राजघराने की वो सारी की सारी जोहर कर चुकी है। अलाउद्दीन खिलजी गुस्से में आता है, फिर वही नरसंहार करता है। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे 30,000 लोगों का कत्लेआम करता है। कितने, 30,000 लोगों का जो है अलाउद्दीन खिलजी कत्लेआम का आदेश देता है।
और चित्तौड़ की भूमि को जो है रक्त से लाल कर देता है। ऐसा बंदा था अलाउद्दीन खिलजी, जिसे कभी हम लोगों को इतिहास के अंदर एक वीर योद्धा के तरीके से भी दिखाया जाता है। हाँ, मैं ये मानता हूं अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चंगेज खां को कभी हिंदुस्तान के अंदर पैर नहीं रखने दिए थे, मगर उस बंदे ने चित्तौड़ में जो नरसंहार किया था उसके आधार पर हम नहीं कह सकते कि वो वीर योद्धा था, क्योंकि वीरों के जो कार्य होते हैं वो ऐसे नहीं होते, नरसंहार वाले कार्य नहीं होते। अब आगे बढ़े। अलाउद्दीन खिलजी ने किले में प्रवेश करने के बाद में अपने पुत्र खिजर खां को, किसको? खिजर खां को राजा बना दिया। नया नाम जो है चित्तौड़ का वो भी इसी के नाम पे रख दिया, खिजर खां को बना दिया। और खिजर खां ने चित्तौड़ का नया नाम जो है खिजराबाद कर दिया। क्या नाम रख दिया? खिजराबाद। और यहीं पर खिजर का शासन करने लग जाता है। चित्तौड़ का नया नाम क्या आ जाता है? वो आ जाता है खिजराबाद। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चित्तौड़ की गद्दी पे 1303 वाले साके के बाद में बैठा कौन था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा खिजर का बेटा था। और दूसरा सवाल आता है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के प्रथम साके के बाद में चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया था? तो वो रख दिया था खिजराबाद। अब आगे देखो, ये यहाँ पे रहेगा तो कुछ ना कुछ करवाएगा भी। तो खिजर खां ने एक दरगाह बनवाई थी और उसे हम लोग दईबी पीर की दरगाह कहते हैं। कौन सी? दईबी पीर की दरगाह। और इस दरगाह का निर्माण करवाया। तो यहीं पे इस दरगाह पे एक अभिलेख भी लगवाया और उस अभिलेख में इन्होंने कहा कि ये जो अभिलेख है इसमें बताया कि मेरे पिताजी जो अलाउद्दीन खिलजी है वो सिकंदर सानी है। कौन है? सिकंदर सानी। और सिकंदर सानी का मतलब पता है तुम लोगों को? सिकंदर सानी का अर्थ होता है द्वितीय सिकंदर, यानी वो जो है मेरे अलाउद्दीन खिलजी जो मेरे पिता है वो सिकंदर सानी है, दूसरे सिकंदर है। सानी का मतलब होता है दूसरा, तो सिकंदर सानी का मतलब हुआ दूसरा सिकंदर, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी दूसरे सिकंदर है। वो अपने पिता को यहाँ पर जो है सिकंदर सानी की उपाधि देता है। और कहाँ पे देता है? दईबी पीर की दरगाह के अंदर ये उपाधि देता है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। 10-15 साल यहाँ पे राज करने के बाद में फाइनली जब अपने खिजर खां का यहाँ पे मन नहीं लगता है मेवाड़ में, वापस दिल्ली के लिए बोलता है कि पिताजी मुझे दिल्ली में बुला लिया जाए। और यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी खिजर खां की जगह एक नए राजा को भेजता है और वो राजा थे मूछाला मालदेव। कौन थे? मूछाला मालदेव। अब आप लोगों ने जो है ये सुना होगा कि फाइनली ये 10-12 साल बाद में हुई थी। खिजर खां की मृत्यु के खिजर खां ने जब 10-12 साल यहाँ पे राज करने के बाद में कहा कि पिताजी मेरा मन नहीं लगता, यहाँ पे मेरे को बुला लिया जाए। इसी समय 1311 के अंदर जो है अपने जालोर के अंदर अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने और जालोर विजय की थी। कानड़देव सोनग्रा चौहान जो थे उनके भाई थे ये मूछाला मालदेव। कहते हैं कानड़देव सोनग्रा और उनके पुत्र वीरमदेव सोनग्रा ने तो उस समय जोहर कर लिया था, परंतु जो है अपने कानड़देव सोनग्रा के भाई मूछाला मालदेव बच गए थे। और ये जालोर वाले इलाके के अंदर उत्पात मचा रहे थे अपना राज्य पुनः लेने के लिए। एक दिन अलाउद्दीन की सेनानी ने गिरफ्तार कर लिया और लेके आ जाती है अपने महल के अंदर। वहीं पे मूछाला मालदेव से बात करता है अलाउद्दीन खिलजी और फिर अलाउद्दीन खिलजी बोलता है जालोर तो तुझे दूंगा नहीं और तू जाके मेवाड़ ले ले, मैं तेरे को मेवाड़ देता हूँ। तो अगला मेवाड़ का राजा कौन बनता है खिजर खां के बाद में? मूछाला मालदेव। और ये कौन है? सोनग्रा चौहान। ठीक है। तो अभी रावल रतन सिंह के अंदर जो घटनाएं थी वो इतनी थी। अब हम रावल रतन सिंह के बाद में सभी राजाओं के आगे महाराणा या राणा लिखा हुआ प्राप्त करेंगे, वो भी जानकारी आप लोगों को देंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। विद्यार्थियों अब जो है हम आगे बात करते हैं। हमारे नेक्स्ट जो राजा आते हैं वो कौन आ जाते हैं? महाराणा हमीर। अब देखो महाराणा हमीर से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। अभी तक हम जो भी राजा पढ़ रहे थे वो कौन से पढ़ रहे थे? रावल के नाम से पढ़ रहे थे। अब जो हम राजा पढ़ेंगे उनके आगे या तो राणा लिखा हुआ मिलेगा या महाराणा लिखा हुआ मिलेगा। कोई छोटा राजा रहा उसका क्या मिल गया? राणा। और जो बड़ा राजा रहा उसका क्या नाम लिखा हुआ मिल गया? महाराणा लिखा हुआ मिल जाता है। अब देखो सबसे पहले मन में यही सवाल आता है, पहले वालों के राणा महाराणा क्यों नहीं लगता था?
अब वालों के राणा और महाराणा क्यों लगता है? तो देखो, बप्पा रावल की पीढ़ी के अंदर आगे चल के एक राजा हुए रण सिंह या करण सिंह। कौन हुए? रण सिंह या करण सिंह, कई कई जगहों पर इनका नाम करण सिंह भी मिलता है। तो ये हुए करण सिंह। और अपने राजस्थान के अंदर बोलने वाले को तुम जानते हो, करण को कब रण बना दिया होगा पता ही नहीं चलता। राजस्थान के लिए मैं अक्सर कहता हूं, यहाँ पर शब्दों का खेल रहता है, बोलने वाले कुछ भी बोल देते हैं। तो या तो रण सिंह था या करण सिंह था। और उन रण सिंह और करण सिंह के आगे जाके जो है उस समय दो बेटे थे। एक का नाम था सेम सिंह। क्या नाम था? सेम सिंह। और दूसरे का नाम था राहब। दूसरे का क्या नाम था? राहब। ये दोनों जो है बंदे यहां पे रहते थे, रण सिंह के बड़े बेटे थे। फाइनली इनके अंदर जो है चुनाव हुआ कि राजा कौन बनेगा। तो रण सिंह ने कहा कि राजा जो है अपने सेम सिंह जी बनेंगे। अब सेम सिंह जी अगर राजा बनेंगे तो फिर सेम सिंह जी को क्या कहा जाए, और इनका क्या होगा राहब जी का। तो फिर अपने करण सिंह जी ने कहा कि जो राहब है उसको एक दूसरी जागीर दी जाएगी। राजा को तो राज्य दिया जाएगा, राहब को बाकी जागीरें दी जाएगी जिनका वो एडमिनिस्ट्रेटिव रहेगा। और बाकी जो जागीरें हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव को सबसे बड़ी जागीर दी जाएगी पहले, और वो जागीर थी सिसोदिया की। कौन सी जागीर थी? सिसोदिया की। अब देखो, सिसोदिया की जागीर इधर थी, और इधर की बात करें तो सेम सिंह को क्या दिया गया? मेवाड़ दिया गया। तब यह तय किया गया कि बड़े वाले जो है उनको क्या कहा जाएगा? रावल कहा जाएगा। मेवाड़ वाले जो है उनको क्या कहा जाएगा? रावल। और जो राहब वाली पीढ़ी होगी वो क्या कहलाएगी? छोटे भाइयों वाली राणा कहलाएगी। अर्थात जो भी सिसोदिया के राजा रहेंगे उनको क्या कहा जाएगा? राहब कहा जाएगा। सिसोदिया के जो भी सामंत होंगे वो राहब के वंशज है तो उन्हें राणा कहा जाएगा। और जो इधर अपने सेम सिंह जी वाले वंशज हैं वो मेवाड़ के राजा हैं तो इन्हें क्या कहा जाएगा? रावल के नाम से जो है जाना जाएगा। अब देखो आगे हम बात करें, जब इन्हें रावल के नाम से जाना जाएगा तो फिर कहां तक चला? इनकी पीढ़ी में आगे चलते 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 एक राजा है समर सिंह। कौन आए? समर सिंह। और समर सिंह का बेटा हुआ रतन सिंह। रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। फाइनली अंतिम बार जो है वो रावल किन के लगाया गया था? रावल रतन सिंह के लगाया गया था। अब हमने जब भी इतिहास को पढ़ा तो हमें पता है पद्मिनी ने जौहर कर लिया था, रावल रतन सिंह ने जो है केसरिया धारण कर लिया था, और इस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो इनकी शाखा के अंदर कोई बचा ही नहीं है इधर कि अब जिसके रावल लगाया जाए। अगला जो नेक्स्ट राजा है वो मैंने बताया अलाउद्दीन खिलजी अपने बेटे खिजर खां को बना के चला जाता है, और उसके बाद में भी जो है मुछाला मालदेव को राज दे देता है। तो अब देखो इधर वाली पीढ़ी तो समाप्त हो गई, तो राजा कौन बनेंगे? इधर वाले बनेंगे। लेकिन इधर वाली पीढ़ी में रावल रतन सिंह जी का एक भाई था, और उस भाई का नाम था कुंभकर्ण। क्या नाम था? कुंभकर्ण। ये जब युद्ध हुआ तो यहां से भाग जाता है, और भाग के कहां पे चला जाता है? नेपाल के अंदर। बॉर्डर क्रॉस कर जाता है भाई साहब। नेपाल के अंदर जाके ये बंदा जो है वहां पे रहता है, और आगे जाके इसी की पीढ़ी में इसका पोता हुआ पृथ्वी नारायण शाह। क्या नाम हुआ? पृथ्वी नारायण शाह। और ये जो पृथ्वी नारायण शाह है इसने आगे जाकर नेपाल के अंदर जो है मेवाड़ के गुहिलों की एक शाखा का जन्म दिया, और वहीं पे नेपाल के अंदर साम्राज्य विस्तार किया। नेपाल को अपनी राजधानी बनाया, और नेपाल के अंदर एक गुहिल डायनेस्टी की स्थापना की, और जो डायनेस्टी 2007 तक चली थी। नेपाल के अंदर गुहिल वंश का शासन कब तक चला? 2007 तक। अपना इंडिया तो जो है 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन नेपाल के अंदर राजतांत्रिक व्यवस्था कायम कब तक रही? 2007 तक। तब तक उसी गुहिल के वंशजों ने जो है नेपाल के अंदर अपने अधिकार किया था। अब देखो इधर वाले तो सारे समाप्त हो गए, बचे कौन? राहब। राहब का जो है जब रावल रतन सिंह जी वाला युद्ध लड़ा जा रहा था उस समय राहब की तरफ एक बंदा था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह जी की बात करें तो उस समय इनके 7 बेटे थे, उनमें से 6 जो है युद्ध के अंदर मारे जाते हैं। कौन? 6 युद्ध के अंदर मारे जाते हैं। इनका बड़ा वाला जो बेटा था उसका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह।
और छोटा ही छोटा वाला जो बेटा था उनका नाम था अजय सिंह। क्या नाम था? अजय सिंह। अब देखो अजय सिंह की बात करें तो अपने हरि सिंह जी के लिए कहते हैं कि ये युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त हुए। इनके ऑफिशियली कोई बच्चे वगैरह थे नहीं, परंतु हरि सिंह जी के लिए कहते हैं एक बार ये किसी समय शिकार खेलने गए हुए थे और इनके किसी मित्र ने एक बालिका को छेड़ दिया था। गांव के किसान की एक महिला थी, उसको छेड़ दिया लड़की को, और तब जो है उस लड़की ने उस लड़के के जब घोड़े पे बैठ के जा रहे थे तो उस घोड़े को गिरा दिया नीचे, चाबुक मारा पैर के खिंचा के घोड़ा गिर गया। हरि सिंह जी ने सोचा यार राजा के बेटे के दोस्तों को मार दिया तो अब तो कुछ ना कुछ किया जाए। हरि सिंह जी ने पुनः विचार किया, यार ये महिला इतनी बहादुर है तो इससे होने वाली संतान कितनी बहादुर होगी, और हरि सिंह जी ने उस लड़की से चटमंगनी पट ब्याह कर लिया, हाथों हाथ विवाह कर लिया। पिताजी को किसी को नहीं पता। फाइनली कुछ समय पश्चात 1-2 दिन बाद में हरि सिंह जी को एहसास हुआ यार ये तो सामान्य से किसी राजपूत किसान की बेटी है और पिताजी को जाके नहीं बता सकता, तो वो उस महिला को छोड़ के वहीं पे चले जाते हैं। और उस महिला के एक बेटा होता है और वो होता है हमीर। क्या नाम था उसका? हमीर। अब देखो इधर बात करें अजय सिंह। अजय सिंह इस युद्ध के अंदर जीवित बच जाता है और अजय सिंह का जो है एक भाई, अजय सिंह का एक बेटा था सज्जन सिंह। क्या नाम था? सज्जन सिंह। और ये जो सज्जन सिंह है वो गद्दी का प्रबल दावेदार था, परंतु अजय सिंह को जब ये पता चला कि मेरे भाई हरि सिंह के एक बेटा था हमीर और वो गांव में रहता है, पिताजी उनको छोड़ के आ गए थे, मेरा भैया जो है उनको वहीं पे छोड़ के आ गया था, तो अजय सिंह जाता है और हमीर और उसकी मां को ससम्मान चित्तौड़ के अंदर लेके आता है और बराबरी का हक देता है सज्जन सिंह को और हमीर को। एक बार मेवाड़ के अंदर कोई विद्रोह होता है और उसके अंदर पहले सज्जन सिंह को भेजते हैं। सज्जन सिंह हालांकि बड़ा था फिर भी सज्जन सिंह उस विद्रोह को दबा नहीं पाता है, परंतु अपने जो अमीर थे वो जाते हैं, छोटे होते हुए भी इस विद्रोह को दबा के आ जाते हैं। और इसी वजह से जो है अपने क्या है हमीर को आगे राजा बनाने घोषित कर दिया जाता है। हरि सिंह के बेटे जो हमीर थे उनको अजय सिंह राजा बना देता है। अजय सिंह कहता है बनाए भी क्यों ना क्यों, यदि मेरे बड़े भैया जीवित होते तो वही राजा बनते, उनके बाद में हमीर बनता, अभी मैं जीवित हूं और हमीर में योग्यता है तो हमीर ही जो है राजा बनेगा। इस बात से सज्जन सिंह नाराज होता है और सज्जन सिंह कहां पे चला जाता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर जो है सज्जन सिंह चला जाता है। महाराष्ट्र में जाने के बाद में इसने वहीं पे आगे जाकर इसी की पीढ़ी के अंदर एक महान राजा हुए जिन्हें हम छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं। तो वो कहाँ के वंशज थे? छत्रपति शिवाजी महाराज भी वो भी मेवाड़ के ही वंशज थे और गुहिल डायनेस्टी का एक हिस्सा थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपने महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं तब वो कहते हैं कि मैं उसी गुहिल का वंशज हूं जिस गुहिल के वंश के अंदर कुंभा, सांगा, प्रताप जैसे जो है महान राजा हुए, मैं उन्हीं का वंशज हूं। आगे जाके देखो इतनी बात खत्म हो गई। अब उधर देखो राजा कौन बना? हमीर बना। कहाँ का? सिसोदिया का। जब हमीर को पता चला कि मुछला मालदेव राजा बन गया है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं रहा है, तो फाइनली 1326 के अंदर हमीर अटैक करता है। कब? 1326 के अंदर जो है हमीर अटैक कर देता है किस पे? मुछला मालदेव पे। हालांकि मुछला मालदेव भी यहाँ पे नहीं था, मुछला मालदेव का बेटा था जैत सिंह। इसका जो बेटा था वो उसका नाम क्या था? जैत सिंह था। कुछ लोग इसका नाम बताते हैं कि बनवीर नाम का बेटा था, उससे युद्ध किया था, पर जैत सिंह या बनवीर किसी को भी हराया हो दोनों भाइयों में से, लेकिन हरा के जीता कौन? हमीर था। और फाइनली 1326 के अंदर जो है हमीर मेवाड़ की गद्दी पे पुनः बैठ जाता है। और इस बार देखो राणाओं की तरफ से बैठा है तो हमीर अपने नाम के आगे क्या लगा लेता है? राणा लगा लेता है। और राणा की जगह क्या हो जाता है? इसने बड़ा राजा था तो क्या लगेगा? महाराणा लगेगा 1326 में, इसलिए अमीर के नाम के आगे क्या लगाया गया? महाराणा लगाया गया था। अब देखो अमीर की कुछ उपाधियों की बात कर ली जाए कि अमीर ने क्या क्या उपाधियां धारण की थी, उनके बारे में भी थोड़ी सी जो हम लोग बात कर लेते हैं। अमीर की यदि उपाधियों की बात करें तो इनकी पहली उपाधि थी विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन की बात करें तो इसका मतलब होता है, विषम का मतलब होता है कठिन,
क्या होता है? कठिन। और घाटी का मतलब होता है युद्ध। घाटी का क्या मतलब होता है? युद्ध। और पंचानन का मतलब होता है शेर, अर्थात कठिन युद्धों के अंदर जो शेर की भांति अटल रहे, शेर की भांति हमला करे, उसे हम क्या कहते हैं? विषम घाटी पंचानन कहते हैं। और वो उपाधि किसे दी गई? वो हमारे महाराणा हमीर को दी गई थी। इनकी एक उपाधि की और बात करें तो इनकी एक और उपाधि थी, और वो थी वीर राजा की उपाधि। क्या नाम थी? वीर राजा की उपाधि। और ये वाली जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई थी? महाराणा कुंभा के द्वारा जो है इनको वीर राजा वाली उपाधि दी गई थी। तो विद्यार्थियों, ये थी हमारी आज की कक्षा। उम्मीद है विद्यार्थियों आप लोगों को ये कक्षा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली एक और कक्षा के अंदर।